नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बसंत पंचमी पर्व के अवसर पर परंपरानुसार बाबा विश्वनाथ का तिलकोत्सव हुआ संपन्न। जिला जज की अदालत खाली होने से गुरुवार को ज्ञानवापी प्रकरण पर नहीं हुई सुनवाई। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में काशी शब्दोत्सव का केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने किया उद्घाटन। और सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल व एसबीएसएस इंटर कॉलेज में विदाई समारोह हुआ आयोजित। और अब खबरें विस्तार से। बसंत पंचमी तिथि पर परंपरानुसार बाबा विश्वनाथ के तिलकोत्सव की रस्म अदा की गई। बसंत पंचमी की तिथि पर बाबा विश्वनाथ के तिलक का उत्सव टेढ़ी नीम स्थित विश्वनाथ मंदिर के महंत आवास पर हुआ। सप्तऋषियों के प्रतीक 7 थालों में बाबा को तिलक की सामग्री अर्पित की गई। भोर में मंगला आरती से शुरू हुए अनुष्ठान का क्रम रात्रि में तिलकोत्सव के उपरांत मंगल गीतों के गायन तक चला। सायं 7 बजे जलान परिवार की अगुवाई में तिलक की रस्म पूरी की गई। शहनाई की मंगल ध्वनि और डमरुओं के निनाद के बीच तिलकोत्सव की बधाई यात्रा निकाली गई। 7 थाल में तिलक की सामग्री लेकर जलान परिवार इस शोभा यात्रा का हिस्सा बने। इन थालों में वर के लिए वस्त्र, सोने की चेन, सोने की गिन्नी, चांदी के नारियल सजाकर रखे गए थे। लोकाचार के अनुसार दूल्हे के लिए घड़ी और कलम के सेट भी एक थाल में सजाकर रखे गए थे। यात्रा काशीवासियों की भीड़ के साथ दशाश्वमेध मुख्य मार्ग से टेढ़ी नीम स्थित महंत आवास तक पहुंची। यहां पहुंचने पर महंत परिवार ने उनकी आगवानी की। कन्या पक्ष की ओर से जलान परिवार के सदस्यों ने तिलकोत्सव की रस्म पूरी की। पूजन का विधान संजीव रत्न मिश्र ने संपादित किया। तिलकोत्सव के उपरांत सांस्कृतिक कार्यक्रम में महिलाओं की मंडली ने पारंपरिक गीत गाए। वाचस्पति तिवारी एवं संजीव रत्न मिश्र ने बाबा का दूल्हा के रूप में श्रृंगार किया। संध्या आरती एवं भोग के बाद सायं 5 बजे से भक्तों के दर्शन के लिए पट खोल दिए गए। भक्तों ने बाबा का दूल्हे के स्वरूप में दर्शन किया। आज जो है बाबा विश्वनाथ का जो है तिलकोत्सव संपन्न हुआ। चूंकि इस बार अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का उद्घाटन हुआ, इसलिए इस बार जो बाबा का श्रृंगार किया गया विशेष हर और हरि के स्वरूप को मिलाकर किया गया है। चूंकि भगवान विष्णु जो है सुदर्शन चक्र धारण करते हैं और भगवान शंकर जो है भवरेंद्र चक्र धारण करते हैं। इस बार महादेव जो है बाबा का जो है पंचवदन प्रतिमा का श्रृंगार किया गया, इसमें त्रिशूल के साथ ही भवरेंद्र और पिनाक धारण करके जो है विशेष श्रृंगार किया गया है। और आज काशी वासियों की ओर से जो है बाबा का जो तिलक चढ़ा है और लोकगीत गाए गए हैं। क्या क्या कार्यक्रम आज सुबह से संपन्न हुआ है बाबा के महंत आवास में? वार्षिक आयोजन होता है, इसलिए आज बाबा की रजत प्रतिमा का सुबह से जो है चारों वेदों की ऋचाओं से 11 वैदिक ब्राह्मणों द्वारा जो है रुद्राभिषेक संपन्न हुआ। दोपहर में राग भोग किया गया, श्रृंगार किया गया। शाम को श्रृंगार के बाद जो है 5 बजे से काशी वासियों ने जो के लिए जो है दर्शन शुरू हुआ बाबा की पंच रजत प्रतिमा का। इसके बाद जो है शिवरात्रि पे बाबा का विवाह होगा, उसके बाद रंगभरी एकादशी पे बाबा का गौना होगा। आज से सारा कार्यक्रम अब बाबा का पूरा चलेगा। आज से स्टार्ट हो जाता है, आज से शुरू हो जाता है प्रारंभ। जिला जज की अदालत खाली होने से गुरुवार को ज्ञानवापी प्रकरण पर सुनवाई नहीं हो सकी। ज्ञानवापी प्रकरण में गुरुवार को सुनवाई होनी थी। 5 वादिनी महिलाओं की ओर से किए गए वाद पर सुनवाई नहीं हो सकी। बता दें कि जिला जज की अदालत खाली होने के चलते आज सुनवाई नहीं हो पाई है। वहीं 9 अन्य मुकदमे एक ही प्रकृति के होने के चलते इसी वाद में समेकित किए गए हैं। हिंदू पक्ष की एएसआई सर्वे रिपोर्ट पर कोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रखना था। मामले की अगली सुनवाई 28 फरवरी को की जाएगी। वकील साहब, ज्ञानवापी से संबंधित मामले की क्या रही अदालती कार्रवाई आज? आज देखिए 2 मुकदमे थे। एक राकेश सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार और एक शैलेंद्र पाठक व्यास बनाम अंजुमन इंतजामिया वगैरह, तो दोनों मुकदमे एक साथ लगाए। जिला जज की अदालत इसमें रिक्त है। अपर जिला सत्र न्यायाधीश जो हैं प्रथम वो इंचार्ज में हैं और इंचार्ज महोदय इस मुकदमे को सुनवाई नहीं करेंगे। जब तक कोई जिला जज नहीं आते हैं तब तक इस मुकदमे में ऐसे ही चलता रहेगा। आज 28 फरवरी डेट लग गई है। उन लोगों को जो भी प्रार्थना पत्र था उस पर आपत्ति देने के लिए निर्देश दे दिया गया है कि आप लोग अपने आपत्ति दीजिए।
और इसी संबंधित मुकदमे हाई कोर्ट उच्च न्यायालय में भी आज बहस पूरी हो गई है सिविल डिवीजन में, जिसमें आदेश आना है और आदेश मतलब हम मिला के ये कहें कि कोर्ट रिक्त होने की वजह से सुनवाई नहीं हो सकी। हाँ, रिक्त नहीं कर सकते हैं इंचार्ज के यहाँ जाने से और जिला जज का कोर्ट रिक्त होने से। आज ज्ञानवापी प्रकरण में 2 मुकदमे जिला जज की कोर्ट में लगे थे। उनकी अनुपस्थिति में ये दोनों ही मुकदमे एडीजे प्रथम के द्वारा इंटरटेन किए जा रहे हैं और उस पे प्रथम मामला है कि सोमनाथ ब्यास जी के तहखाने में जो पूजा पाठ निरंतर चल रही उसको रोका जाए, ये मुस्लिम पक्ष की आपत्ति थी। और दूसरा विषय था कि एएसआई का सर्वे की कापी सभी पक्षकारों को उपलब्ध करा दी गई है और इस विषय पर भी हिंदू पक्ष अपना अभिमत रखेगा, अपना पक्ष रखेगा। इन दोनों ही विषयों पर जनपद न्यायाधीश के स्थान पे एडीजे प्रथम अनिल कुमार पंचम द्वारा सुनवाई की गई और उन्होंने अगली तिथि 28 फरवरी की नियत की है। तो उस दिन हम लोग आशा करते हैं कि हमारे पक्ष को विधिवत सुना जाएगा और इस बीच संभव है कि जनपद न्यायाधीश भी अपना चार्ज ले लें। नए आए उनका स्वागत है और हमारे इस बाबा विश्वनाथ जी के मुकदमे को और भी अंजाम मिले, शक्ति मिले, आगे बढ़े। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में काशी शब्दोत्सव का केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने उद्घाटन किया। कला साहित्य और संस्कृति का महोत्सव काशी शब्दोत्सव 2024 का उद्घाटन समारोह संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में मुख्य भवन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। मुख्य अतिथि महेंद्र नाथ पांडे को स्मृति चिन्ह व अंगवस्त्रम प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर आयोजक सामाजिक विज्ञान विभाग संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय रहा। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से कुलपति बिहारी लाल शर्मा, काशी विश्वनाथ न्यास के अध्यक्ष नागेंद्र पांडे, हरेंद्र कुमार राय सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। सभी गणमान्य लोगों ने भारत के शक्ति, ऊर्जा व समृद्ध भारत तथा भारत के परिवर्तन की बात कही। भारत की ज्ञान परंपरा की चर्चा की गई। कहा जाता है न्याय शास्त्र में कि जब अग्नि में दाहकता नहीं होती है तो वहाँ सूर्यकांत मणि का भूमिका को निभाया है। यह कार्यक्रम शब्दोत्सव कार्यक्रम है। काशी के लिए बड़ा ही गरिमापूर्ण कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ये समाज को बताना चाहते हैं कि शब्द का क्या महत्व है और शब्द जो है हमारे नस नस में बसा हुआ है। शब्द ही ब्रह्म है, शब्द ही विष्णु के रूप में है और शब्द ही शिव के रूप में है। तो ये काशी जो शिव प्रधान काशी है, इस काशी में शब्द का क्या महत्व है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि शब्द को बिना सोचे समझे ही बोलते हैं, जो वह समाज के लिए अहितकर भी होता है। तो इन बिंदुओं को ध्यान में रख करके समाज में सजगता स्थापित करने के लिए शब्दों को ये शब्दोत्सव कार्यक्रम हम आयोजित कर रहे हैं। कितना लाभ मिलेगा इस कार्यक्रम? इस कार्यक्रम से हम लोग एक बार कर चुके हैं, बहुत लाभान्वित हुए हैं। कम से कम जो काशी की जनता है वो जनता इससे काफ़ी प्रभावित होती है और उसके मन में ये रहता है कि मैं अपने शब्द के प्रयोग के पहले मैं अनेक बार चिंतन करूं कि मेरा शब्द जो प्रयुक्त हो रहा है ये वास्तव में समाज के उपयोगी है कि नहीं है। आप सभी को धन्यवाद। मैं कार्यक्रम में व्यस्त हूँ। सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल व एसबीएसएस इंटर कॉलेज में विदाई समारोह आयोजित किया गया। नई सड़क सूरजकुंड स्थित सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल व एसबीएसएस इंटर कॉलेज के 12वीं के छात्र छात्राओं का विदाई समारोह हर्षोल्लास के साथ आयोजित हुआ। इस अवसर पर विद्यालय की अध्यापिकाओं ने सरस्वती माता के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। छात्र छात्राओं को रोरी चंदन लगाकर उन्हें आशीर्वाद दिया गया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति से सबका मन मोहा। तालियों की गड़गड़ाहट से विद्यालय परिसर गूंजता रहा। विद्यालय परिवार ने छात्र छात्राओं की बोर्ड परीक्षाओं में उत्तम प्रदर्शन करने तथा निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी। इस अवसर पर विद्यालय के डायरेक्टर रविनंदन तिवारी, तृप्ति तिवारी सहित अध्यापक अध्यापिकाएं उपस्थित रहे।
बेटा उल्टा करके ना आपको निकाल के रखो। बीएचयू स्थापना दिवस पर आरएसएस द्वारा पथ संचलन किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से बीएचयू परिसर में पथ संचलन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान स्वयंसेवकों ने कृषि विज्ञान संस्थान के ग्राउंड में ध्वज प्रणाम किया और विश्वविद्यालय स्थापना स्थल तक पथ संचलन किया। महापथ संचलन महामना पंडित मदन मोहन मालवीय, मां भारती, डॉक्टर बलीराम और गुरु गोलवलकर की तस्वीर के साथ शुरू हुआ। बीएचयू के 109वें स्थापना दिवस बसंत पंचमी पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पूर्ण गणवेश में भव्य पथ संचलन किया। पथ संचलन बीएचयू के कृषि विज्ञान संस्थान के ग्राउंड से शुरू होकर रविदास गेट होते हुए स्थापना स्थल तक गया। पथ संचलन में आरएसएस के हजारों स्वयंसेवकों ने भागीदारी किया। पूरी राह पथ संचलन में शामिल स्वयंसेवकों के अनुशासित कदम ताल लोगों में आकर्षण का केंद्र रहे। सभी स्वयंसेवक दंड लेकर घोष वादन की धुन पर क्रमबद्ध पंक्ति में अनुशासन से चल रहे थे। पथ संचलन के बाद सरस्वती मंदिर पर वैदिक रीति से पूजन हुआ। बीएचयू स्थापना के मौके पर यह पथ संचलन विगत कई वर्षों से आयोजित होता आ रहा है। इस बार एग्रीकल्चर ग्राउंड को चुना गया है, किस तरीके से इस परंपरा को आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं और इस बार राम रथ भी दिखाई दे रहा है पूरा राज दरबार के साथ। जी मैं प्रोफेसर जय कासला, विभाग संचालक काशी हिंदू विश्वविद्यालय। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारा पथ संचलन है, ये पथ संचलन बहुत लंबे अरसे से चल रहा है। जहाँ तक मैं विद्यार्थी यहाँ का रहा 1965 में, उसके कुछ ही साल बाद इसके बाद कहा जाता है कि ये कुछ तो 1968 में हुआ, कभी लोग 1971 में चला, लेकिन कभी कभी जैसे जैसे झांकी, यहाँ जो बसंत पंचमी को झांकी निकला करती थी, ये विद्यार्थियों के द्वारा झांकी हर संकाय से निकलती थी। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जैसा अभी आपने आज के माननीय प्रांत प्रचारक जी के साथ उद्बोधन में सुना, कि यहाँ पर शाखा जो है करीब 1928 के बाद एक साप्ताहिक मिलन के रूप में शुरू हुई भैया जी डाडी के द्वारा, और उसी समय से यहाँ जो विद्यार्थी नागपुर से आए थे लगभग 30 की संख्या में, उन्हीं विद्यार्थियों के द्वारा करीब 6 महीने के बाद से शुरू कर दिया। 1929 के आसपास कह सकते हैं कि यहाँ साप्ताहिक मिलन, वैसे वो कोई शाखा ध्वज लगा करके तो नहीं लगती थी, लेकिन शुरू हो गया था। फिर यही शाखा जब मालवीय जी की प्रेरणा मिली और परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जब पहली बार काशी में पहली शाखा धनधानेश्वर में जो काशी में शुरुआत की, उस धनधानेश्वर शाखा के बाद स्वयं परम पूज्य डॉक्टर जी यहाँ मालवीय जी से मिलने के लिए आए थे और यहीं पर अध्यापकों की एक बहुत बृहद बैठक भी की थी। और उस बृहद बैठक के बाद मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि उस बैठक के बाद विधिवत शाखा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में विश्व हुई, दैनिक शाखा जिसको कह सकते हैं। और इसके बाद परम पूज्य गुरु जी जो द्वितीय सर संचालक थे, 1931 में जूलॉजी डिपार्टमेंट में अध्यापक के रूप में अध्यापन करने के लिए उन्होंने यहाँ पर आए और वही पहले यहाँ के संघचालक भी घोषित हुए थे, मैं आप सबको बताना चाहूँगा। और तभी से परम पूज्य गुरु जी काफ़ी लगन के साथ इस शाखाओं के यहाँ से जैसा कि उनका संपर्क में रहा और यहाँ शाखाएं लगातार लगती गई, बहुत अच्छी शाखाएं चलती थी। और आपने जैसा सुना भी कि परम पूज्य मालवीय जी के द्वारा संघ से इतने प्रेरित थे कि उन्होंने संघ के स्वयंसेवकों के लिए एक आर्मर, जैसे कह सकते हैं कि सामानों रखने के लिए आर्मरी। सतनाम दरिया आश्रम की जमीन का कूटरचित दस्तावेज तैयार कर जमीन हड़पने के मामले में 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए।
सारनाथ थाना क्षेत्र के अंतर्गत परशुरामपुर में सतनाम दरिया आश्रम की जमीन पर कूट रचित दस्तावेज तैयार कर जमीन हड़पने के मामले में 2 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसमें सारनाथ एसीपी धनंजय मिश्रा के द्वारा सफल अनावरण किया गया। दोनों अभियुक्तों का नाम ऋषिराज और अनिल बताया जा रहा है। बता दें कि मठ के पहले मठाधीश के निधन के बाद मठ की 2 बीघा जमीन बालकदास के नाम कर दी गई थी। ऋषिराज और अनिल ने बालकदास से संपर्क बनाया और मठ की जमीन धोखे से अपने नाम करवाई। सतनाम दरिया आश्रम की जमीन की कीमत लगभग 20 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये सतनाम दरिया आश्रम हमारे परशुरामपुर में है, थाना सारनाथ क्षेत्र में। वहाँ स्वर्गीय जोगेंद्र दास जी जो उसके मठ के पहले मठाधीश थे, वहाँ साधु थे, उनके मरने के बाद जो वहाँ का बाइलाज था उस मठ और ट्रस्ट का, तो उन्होंने बालक दास जी को पूरी प्रॉपर्टी लगभग 2 बीघे ज़मीन ट्रांसफ़र कर दी। अब वहाँ कुछ लोग आते जाते थे, जिसमें ऋषिराज और अनिल नाम के 2 व्यक्ति, उनसे पहले संपर्क बनाया। धीरे धीरे संपर्क बनाने के बाद उन्होंने कहीं चर्चा की होगी कि ज़मीन आई है, इसको हमको चढ़वाना है रेवेन्यू रिकॉर्ड में। इन्होंने कहा इस पर एक कागज़ पर सिग्नेचर कर दीजिए, हम जाकर चढ़वा देंगे। और उस चढ़वाने के बहाने एक इन्होंने फोर्ज डॉक्यूमेंट तैयार किया कि बाबा ने, जोगिंदर दास ने हमको भी वसीयत करा हुआ है उसी ज़मीन में, और उसके आधार पे इन्होंने जाके अपना नाम चढ़वा लिया उसमें, उसी ज़मीन पे। अब ये बात धीरे धीरे कहीं से उनको पता चली। जब पता चली तो उन्होंने कंप्लेन किया, उसकी जांच हुई यहाँ से पुलिस द्वारा। जांच में बातें सत्य पाई गई। इसी बीच तहसील में उन्होंने कंप्लेन किया था, तो तहसील से भी उनका नाम, जो ये फर्जी लोग थे ऋषिराज और अनिल, इनका नाम खारिज हुआ। ये बात सत्य हो गई कि इनके द्वारा फोर्ज डॉक्यूमेंट तैयार करके उस ज़मीन को हड़पने की नीयत से एक फर्जी दस्तावेज तैयार करके अपना नाम फर्जी तरीके से चढ़ा लिया गया था। उसमें यहाँ नियमानुसार अभियोग पंजीकृत किया गया सारनाथ थाने में, और इंस्पेक्टर साहब के नेतृत्व में इनकी टीम ने इनको विवेचना के पश्चात जो साक्ष्य आए इनके विरुद्ध अभियुक्तगण के, इनकी गिरफ्तारी हुई है और इनको जेल भेजा जा रहा है। हाँ सर, बात की जाए तो कितने दिनों से प्रकरण चल रहा था? और ये जनवरी में अभियोग पंजीकृत हुआ है, उसके पहले ही इन्होंने खुरापात करी थी। और ये ज़मीन का वहाँ स्थानीय मूल्य जो है वो लगभग 20 करोड़ के आसपास है, जो जिसका इन्होंने फर्जीवाड़ा किया था। हाँ सर, अगर बात की जाए तो इनके सिवाय और भी कोई इसमें संलिप्त नहीं, इनके अतिरिक्त पब्लिक का कोई और संलिप्तता किसी की अभी तक नहीं पाई गई है। इससे पहले बीएचओ आदिवासी कला विथिका में 3 दिवसीय प्रदर्शनी लगाई गई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित आदिवासी कला विथिका में 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पद्मश्री डॉक्टर विजय शर्मा प्रख्यात कलाकार रहे। इस दौरान डॉक्टर उत्तमा दीक्षित संकाय प्रमुख विभागाध्यक्ष दृश्य कला संकाय की पुस्तक का विमोचन समारोह भी आयोजित हुआ। इस पुस्तक का मुख्य विषय काशी संस्कृति एवं लोक चित्रकला था। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ला, समन्वयक भोजपुरी अध्ययन केंद्र, प्रोफेसर सदा शिव कुमार द्विवेदी उपस्थित रहे। प्रकाशन सनातनी रामानंद पिलग्रिम्स पब्लिशिंग हाउस और कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर सदानंद शाही साहित्यकार ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि द्वारा फीता काटकर किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे अतिथियों ने मालवीय जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन किया। इस दौरान छात्राओं ने कुल गीत प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में पहुंचे अतिथियों का स्वागत माल्यार्पण और पुष्पगुच्छ प्रदान कर किया गया। दृश्य कला संकाय की विभागाध्यक्ष डॉक्टर उत्तमा दीक्षित ने कहा कि यहां पर 3 दिनों का एग्जीबिशन लगाया गया है। आज कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। उन्होंने बताया कि 3 दिनों तक अलग अलग प्रोग्राम चलेगा। पिछले 15 दिनों से यहाँ पर एक वर्कशॉप चलाया जा रहा था। उन्होंने कहा कि 15 दिनों तक जो वर्कशॉप चला है उसी का आज एग्जीबिशन लगाया गया है। किस तरह का आयोजन था? आज असल में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चित्रकला विभाग के अंतर्गत आदिवासी कला विथिका के सुंदर सभागार में चित्रकला विभाग की जो अध्यक्ष हैं प्रोफेसर उत्तमा दीक्षित जी, उनकी पुस्तक का विमोचन है। और इस पुस्तक का नाम है काशी संस्कृति एवं लोक चित्रकला। इस पुस्तक के परिचर्चा के बहाने बड़ी महत्वपूर्ण बातें निथर करके या कहें खुल करके हमारे बीच आई हैं। और इस पुस्तक में उन्होंने काशी के सांस्कृतिक परिसर और उसके कलात्मक विकास के बारे में सुव्यवस्थित तरीके से अपनी बातें दर्ज की हैं। और इस पुस्तक को पढ़ते हुए हम सब इस बात को महसूस कर सकते हैं कि जो काशी है, इसके जो संरक्षक हैं बाबा विश्वनाथ जी, वो बाबा विश्वनाथ को भारतीय
साहित्य शास्त्र में और भारतीय धर्म परंपरा में उन्हें अलबेला चित्रकार माना गया है। तो उस परिसर में, उस शहर में यह परिचर्चा आयोजित की जा रही है लोक चित्रकला पर, जिसके संरक्षक आदि चित्रकार बाबा विश्वनाथ हैं। मैं इस बात को मानता हूँ कि बनारस की लोक चित्रकला में धर्म की उपस्थिति रही है, आवासीय परिसर की उपस्थिति रही है और लोक में रचे बसे तीज त्योहारों की उपस्थिति रही है। घाट वाक की प्रक्रिया में हम लोगों ने काशी के जो पक्का महल है, विविध मंदिरों को देखा है और उन पतली पतली गलियों में हज़ारों वर्ष में विकसित छोटे छोटे घरों को देखा है। तो सदा आपने देखा होगा कि उनके दरवाज़ों पर लोक चित्रकारी हमेशा दिखाई देती है। कहीं हाथी के चित्र होते हैं, कहीं दरवान के चित्र होते हैं, कहीं प्रहरी के चित्र होते हैं। उन्हीं सब स्थितियों का सूक्ष्म निरीक्षण और अवलोकन करते हुए उत्तमा जी ने इस पुस्तक को लिखा है और यह पुस्तक किसी भी लोक चित्र कला में रुचि रखने वाले व्यक्ति के लिए बहुत ही उपयोगी है और मैं इस अवसर पर इसके लेखिका उत्तमा जी को अपनी बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। ये तीन अलग अलग प्रोग्राम है, एक दिन में शुरुआत बस हो रही है इसकी। अलग प्रोग्राम इसलिए है क्योंकि हम 15 दिन से वो एक चल रहा था वर्कशॉप पॉटरी में, वो उसका आज समापन है और साथ में एग्जीबिशन की शुरुआत है। उसकी एग्जीबिशन यहाँ लगी हुई है। उसके अलावा मेरी पुस्तक है जो लोक चित्रकला पे आधारित है, उसका विमोचन हो रहा है। बहुत अच्छी हस्तियाँ मौजूद हैं यहाँ पे। कोऑर्डिनेटर हैं यहाँ के भोजपुरी अध्ययन केंद्र के, वो हैं हमारे साथ में कोऑर्डिनेटर हैं भारत अध्ययन केंद्र के, वो यहाँ पे मौजूद हैं। उसके अलावा प्रोफेसर हिंदी के जो पहले के पूर्व कोऑर्डिनेटर थे भोजपुरी अध्ययन केंद्र के, वो भी मौजूद हैं। मतलब कुल मिलाकर के ये, और साथ में अब तीसरा जो प्रोग्राम है उसकी भी शुरुआत आज ये हो जानी है। जो हमारे साथ चंबा के, जिनकी वजह से ये प्रोग्राम इतना अच्छा बन सका है, वो चंबा से हैं, वो पद्मश्री विजय शर्मा जी। उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया प्रोग्राम का और आगे वो 15 दिवसीय वर्कशॉप होगा, उसकी शुरुआत आज हुई है। तो 15 दिन ये वर्कशॉप चलेगा पेंटिंग का। पुस्तक के विमोचन में क्या दर्शाया गया है? पुस्तक का विमोचन में तो जितने बताया ना कि जितनी हस्तियाँ यहाँ पे मौजूद हैं, उन सब ने उसका लोकार्पण किया, सब ने मिल करके। और उस पुस्तक का जो विषय है वो काशी की लोक चित्रकला और यहाँ की संस्कृति का। मुख्य अतिथि के रूप में कौन पहुंचे? मुख्य अतिथि के रूप में हम प्रोफेसर विजय शर्मा है, पद्मश्री विजय शर्मा जी, वही मुख्य अतिथि हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ।
शिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी, एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस, स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल मां गंगा के तट पर स्थित एक उत्कृष्ट स्कूल, LKG से क्लास 12 तक, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, बच्चों के खेलने कूदने की उचित व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब, संगीत की कक्षाएं, खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि, योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव, वाराणसी। मोबाइल 8009181549। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। श्री अरबिंदो सेंटर फॉर आर्ट एंड कम्युनिकेशन द्वारा रीवा घाट पर फोटोग्राफी प्रदर्शनी लगाई गई। श्री अरबिंदो सेंटर फॉर आर्ट एंड कम्युनिकेशन के फोटोग्राफी विभाग द्वारा रीवा घाट पर फोटोग्राफी प्रदर्शनी लगाई गई। ये प्रदर्शनी 2022-23 बैच के छात्र छात्राओं द्वारा लगाई गई है। प्रदर्शनी थ्रेड्स ऑफ रिफ्लेक्शन बनारस थ्रू द लेंस नामक थी। इस प्रदर्शनी में सैकड़ों की संख्या में छात्राओं ने फोटोग्राफी यात्रा के दौरान ली गई फोटो को प्रदर्शित किया। प्रदर्शनी में विद्यार्थियों की रचनात्मक और तकनीकी क्षमताओं को प्रकट करने वाले फोटोग्राफिक कार्यों का विविध संग्रह एकत्रित किया गया। तो आज इस प्रदर्शनी के मुख्य अतिथि के रूप में मुझे आप लोगों ने मौका दिया है। किस तरह का कार्यक्रम? हाँ, ये कार्यक्रम जो है, जो अरविंदो सेंटर है, सृजनात्मक सेंटर है दिल्ली में, उसमें कई तरह की कला संस्कृति को प्रमोट किया जाता है। उसमें फोटोग्राफी विधा में वो काशी को एक प्रमुख विषय बना करके अपने कुछ छात्रों के साथ मैडम आई हैं और उन लोगों ने 3-4 दिन तक काशी के विभिन्न स्थानों में जाके ये छायाचित्र लिए हैं और अलग अलग विषय अपने स्वयं चयन किया है और स्वयं ही इसको जानकारी ले करके ये पहली बार उन लोगों का, जो भी छात्र आए उनका पहला ये रिपोर्ट वो है और खुद ही अपने ढंग से उन्होंने चित्र को लिया, सब्जेक्ट को समझा और यहाँ प्रस्तुत किया। घाट के पास ही प्रस्तुत करना इनका एक प्रमुख उद्देश्य था। तो उस उद्देश्य के तहत मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सफल हैं। अलग अलग विषयों को एक स्थान पे देखना, ऐसे तो काशी पे लगातार प्रदर्शनी होती रहती है, लेकिन इन विद्यार्थियों का जो फोटोग्राफी सीखने के पर्पज़ से काशी को एक विषय के रूप में अलग अलग स्थानों पे जाके खुद अपने जो भी उनका नॉलेज है फोटोग्राफी के संबंध में, अब नॉलेज के तहत अपना उन्होंने एक थीम तैयार किया और उसको फोटोग्राफ करके यहाँ पर लगाने का काम किया।
मेरा ख्याल है 11 या 12 स्टूडेंट हो। हाँ, 12 स्टूडेंट के आए थे। तो आज का शुभ उद्घाटन कल पंचमी के वसंत पंचमी के दिन ही होने वाला था, लेकिन मौसम को देखते हुए उन्होंने एक दिन आज पोस्टपोन किया। और हम हर साल अपने स्टूडेंट्स को बनारस लाते हैं, क्योंकि बनारस में जो डाइवर्सिटी है उस डाइवर्सिटी को देखना अपने आप में एक मिनी इंडिया को देखना हो जाता है कि एक ये पूरे भारत को ये करता है, हाँ, एक तरह से प्रतिनिधित्व करता है पूरे उसका, उसके कल्चर का, डाइवर्सिटी का। तो हम लोग यहाँ पर लेकर आते हैं स्टूडेंट्स को, ताकि वो इतनी सारी जो चीज़ें हो रही हैं, इतने क्योस में एक सब्जेक्ट को ढूंढना, उसको ढूंढ के उसमें फ्रेम करके, कंपोज करके एक मीनिंगफुल काम निकालना, एक लर्निंग का बहुत ही कहना चाहिए इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है उनके कोर्स में। तो यहाँ पर इस वक्त 12 स्टूडेंट ने अपना काम लगाया है और हर स्टूडेंट ने अपने 9 काम लगाए हैं। उन्होंने यहाँ के म्यूज़िक घराना से लेकर सारनाथ में जाके वहाँ के तिब्बतियन कल्चर के ऊपर, और यहाँ के विलेज में जाके वहाँ के विलेज की महिलाओं के पोर्ट्रेट्स, और कई आनंदमयी जो संस्कृत कन्या विद्यालय है वहाँ पे जाके उनके यहाँ काम करना, और काफ़ी मतलब इस तरह से डाइवर्स सब्जेक्ट इन्होंने उठा के कुछ घाटों पे काम किया है। तो ये सारा इनका अपना एक एक्सपीरियंस रहा है, जो कि हमें लगता है कि इनकी जो लर्निंग है उसको काफ़ी रिच बनाता है। अच्छा, घाट पे इस तरह कार्यक्रम का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है? ये कि फोटोग्राफी सिर्फ ना गैलरीज में बंद नहीं होनी चाहिए, सिर्फ एलीट क्लास के लिए नहीं होनी चाहिए। हम फोटोग्राफ तो लेते हैं इन सब लोगों का, पर उनको ले जाके गैलरी में बंद कर देते हैं, जहाँ पे सिर्फ उनको एलीट्स देख के सेलिब्रेट करते हैं, जबकि ये लोगों का काम है, लोगों को ही दिखाना चाहिए। तो इसलिए हमें लगता है कि इसको ऐसी कॉमन जगह पे दिखाया जाए जहाँ पे आता जाता इंसान इसको देख सके, और वो भी एक तरह का एक रिफ्लेक्शन जो बनारस का है, इस एक छोटे से परिसर में उसको उसका आनंद मिल सके। आपने डेमोक्रेसी को परिभाषित। बाईपास नुआव मंडी में सुंदरवन एग्रो फार्मा का उद्घाटन किया गया। बाईपास स्थित नुआव मंडी में सुंदरवन एग्रो फार्मा का भव्य उद्घाटन किया गया। जिला पंचायत सदस्य मीनाक्षी ने बताया कि ऑर्गेनिक खेती से जो भी उत्पादन होगा उससे सभी को और किसान भाई को भी इससे लाभ प्राप्त होगा। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय ऑर्गेनिक खेती को भी बढ़ावा दे रहे हैं, इसलिए इसका आज उद्घाटन किया गया है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में किसानों ने भाग लिया है। बाईपास स्थित नुआव मंडी में सुंदरवन एग्रो फार्मा का उद्घाटन मुख्य अतिथि पूर्व विधायक मनोज सिंह द्वारा फीता काटकर व दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस मौके पर प्रमुख रूप से अनूप जायसवाल, शुभम राय, प्रियंका, गरिमा इत्यादि लोग उपस्थित रहे। जी, सुंदरम फार्म्स की ओपनिंग है, 2 शब्द आपके। देखिए, आज हमारी छोटी बहन है मीना सिंह जी, तो सुंदरवन फार्म्स ये 10 एकड़ में ऑलरेडी ये प्राकृतिक खेती करने का काम कर रही हैं, और मैं देख रहा हूँ कि इनका खेती में उपज कहीं भी कोई कमी नहीं आई है। मैं ये कहना चाहूँगा कि आज देख रहे हैं कि जो गाय हमारी जब दूध नहीं देती है तो हम रोड पे छोड़ दे रहे हैं, आज उसकी भी बड़ी समस्या है। इसका जब तक हम लोग निदान नहीं करेंगे, आज उसके गोबर से, उसके मूत्र से ये खेती हो रही है और बहुत बढ़िया पैदा हो रही है, और समाज में विष मुक्त सब्जी और अनाज मिलने का भी काम हो रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि ऐसे प्रेरणा किसानों को लेना चाहिए, और इससे हमारी गाय जो वंश है वो भी रुकने का काम होगा, और हम स्वस्थ भी रहेंगे और मस्त। विधायक जी, अगर राजनीति की बात की जाए तो कल स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा से इस्तीफा दे दिया है तमाम एलिगेशंस के साथ, क्या कहना चाहते हैं संदर्भ? देखिए, वो सब राजनीतिक बातें हैं, वो इस्तीफा नहीं, एक दबाव बनाने के लिए किए हैं राज्यसभा के लिए, लेकिन जानते हैं 3 ही सीट राज्यसभा की है, तो ये बड़े हमारे नेताओं की बात है, इस पर ज़्यादा मैं नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन ये सब दबाव की राजनीति, बाकी कुछ नहीं। विधायक जी, ज्ञानवापी में हिंदुओं को दर्शन के लिए छूट जो दी गई है उससे मुसलमानों में भारी रोष व्याप्त है, इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें मुझसे न बुलवाएं तो अच्छा रहेगा, लेकिन ये बताइए कि अगर हिंदुस्तान में अगर हिंदू मंदिर में नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? बांग्लादेश में जाएगा? बांग्लादेश में तो जाएगा नहीं। इसलिए यह कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है और इस पर बहुत चर्चा करने की जरूरत नहीं है। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में अगर
पूजा नहीं करेगा तो बांग्लादेश में जाके पूजा करने का काम नहीं करेगा। एक्चुअली आज से 25 साल पहले मेरे ससुर जी को कैंसर हो गया था। उन दिनों से ही हम इस चीज़ों में लगे हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम हैदराबाद में रहे हुए हैं। तो वहाँ पे आप लोग को बताना चाहेंगे कि मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे केमिकल फर्टिलाइजर पे काम होता है, केमिकल पे काम होता है। क्योंकि मेरी बहुत सी फ्रेंड्स थी, उनके घरों में हमने देखा था कि छोटा छोटा लैब टाइप से बना के वहाँ पे केमिकल का काम होता था। तो कहीं ना कहीं यदि मेरे ससुर को कैंसर हुआ तो उसके पीछे का रीज़न हमको यही समझ में आया कि इसके पीछे का रीज़न केमिकल है। तो इसीलिए हम ऑर्गेनिक फार्मिंग और आयुर्वेद में गए। और रही बात तो जैसे कि विधायक जी की बहन का थैंक मैम, अगर ऑर्गेनिक की अगर बात की जाए तो आज के समय में जो उसकी आवश्यकता है उसके बारे में ऑर्गेनिक फार्मिंग मेरा मानना है कि जब तक भारत का किसान प्राकृतिक खेती करना नहीं शुरू करेगा तब तक वह अपनी समस्या का निदान नहीं कर पाएगा। कहने का मतलब कि जैसे कि हमारे बाप दादा, हमारे पूर्वज प्राकृतिक खेती करते थे, शायद यही कारण था कि उन दिनों भारत सोने का चिड़िया था, ना कि अभी। जब कहने का मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन होने के बाद सोने का चिड़िया नहीं था, पहले सोने का चिड़िया था। उसके पीछे का रीजन ये था कि पहले का किसान स्वावलंबी था और आज का किसान मेरे हिसाब से अपंग हो गया है, क्योंकि वो पूरी तरह से गवर्नमेंट और मार्केट पे डिपेंड होते हैं। जब तक किसान प्राकृतिक खेती में नहीं आएगा, देसी गाय के गोबर नहीं करेगा, और तब तक उसका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होगा मेरे हिसाब से। और रह गई बात पिछले 8-10 साल से इस खेती को करने के पीछे का रीज़न भी मेरा यही था कि पहले हम अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना चाह रहे थे, ताकि सामने वाले को हम कैसे अपना जवाब रख सके उसके सामने और कैसे उनकी बातों को हम झुठला सके। और आप लोग के आशीर्वाद से बताना चाहेंगे कि बहुत अच्छे से उपज होता है। जैसे कि कहा जाता है कि उपज कम होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। स्टार्टिंग के साल 2 साल थोड़ा सा कमी आता है, लेकिन तो यदि कैलकुलेट किया जाए तो बैलेंस बराबर ही हो जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं केमिकल फर्टिलाइजर हम मार्केट से खरीद के डालते हैं, इंसेक्टिसाइड्स हम मार्केट से खरीद के डालते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें टोटल किसान अपने घर से ही थोड़ा सा बेसन, थोड़ा सा गुड़ और बरगद या पीपल के पेड़ के नीचे का मिट्टी डाल के अपना फर्टिलाइजर खुद से बना सकता है और आराम से वो अपना खेती कर सकता है, जैसे कि हम 10 एकड़ में पिछले 8-10 साल से कर रहे हैं। थैंक यू। सनातन रक्षक सेना द्वारा 1008 किलो की धूप बत्ती के काशी पहुंचने पर स्वागत किया गया। सनातन रक्षक सेना के नेतृत्व में नागपुर से भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में 1008 किलो की विशाल धूप बत्ती भेजी जा रही है। इस विशाल धूप बत्ती को महिलाओं के अथक प्रयास से 3 महीने में बनाया गया है। यह धूप एक बार जलने के बाद 6 माह तक लोगों को सुगंध देती रहेगी और वातावरण को भी सुगंधित करती रहेगी। सनातन रक्षक सेना के प्रदेश अध्यक्ष चंद्र प्रकाश सिंह ने कहा कि सनातन रक्षक सेना के तत्वावधान में 1008 किलो की धूप नागपुर से अयोध्या श्री राम के चरणों में समर्पित किया जा रहा है। यह अगरबत्ती रोहनिया स्थित महावीर वाटिका में पहुंची है। रथ के पहुंचने पर इसका स्वागत शंखनाद डमरू दल द्वारा डमरू बजाकर भव्य रूप से किया गया है। इस दौरान वहां पर गंगा आरती की तर्ज पर अर्चकों द्वारा विशेष आरती भी उतारी गई। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से चंद्र प्रकाश सिंह, अमित सिंह इत्यादि सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। एक धार्मिक आयोजन है संगठन की तरफ से हमारी मान्य राष्ट्रीय के द्वारा कुछ हमारी मातृशक्ति की और भी महिलाएं के दिव्य धूप ऑर्गेनिक धूप बनाई गई है और नागपुर से लेकर अयोध्या के लिए पिछले आज काशी जिला इसका हमने स्वागत किया गया है। सभी को वंदन किया गया। यात्रा अयोध्या के लिए उद्देश्य क्या है? हमारी सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो। प्रभु श्री राम जी के चरणों में हम श्रद्धा भाव से अर्पित करना चाहता है। हमारा संगठन इसको अर्पित करना चाहता है। धर्म का प्रचार प्रसार। मोहनसराय ट्रांसपोर्ट नगर से पीड़ित किसानों ने आपातकालीन किसान पंचायत की। मोहनसराय ट्रांसपोर्ट नगर योजना से पीड़ित बैरवन, कर्नाडाडी, मोहनसराय एवं मिल्कीचक के किसानों की आपातकालीन किसान पंचायत मोहनसराय किसान संघर्ष समिति के संरक्षक किसान नेता विनय शंकर राय की अध्यक्षता में बैरवन में हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि 1998 से अपने वैधानिक हक अधिकार के लिए संघर्षरत किसानों के प्रकरण पर उच्च न्यायालय इलाहाबाद और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के आदेश का खुलेआम उल्लंघन वाराणसी विकास प्राधिकरण और जिला प्रशासन द्वारा करने के बावजूद आंदोलनरत किसानों के बीच विपक्ष के नेता कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, जो ट्रांसपोर्ट नगर के मुद्दे पर मोहनसराय ट्रांसपोर्ट के किसानों के मुद्दे को अनेकों बार समर्थन करते हुए वार्ता कर चुके हैं, वे वाराणसी 17 फरवरी को आ रहे हैं। उनको मोहनसराय किसानों के बीच आकर किसानों के इस ज्वलंत मुद्दे पर सवाल करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि किसानों की वैधानिक लड़ाई में विपक्ष के नेता राहुल गांधी किसानों के बीच जाकर मुद्दे का समर्थन नहीं करेंगे और 22-23 फरवरी को वाराणसी के सांसद किसानों के प्रतिनिधि मंडल से गंभीरता से वार्ता नहीं करेंगे तो 24 फरवरी को मोहन सराय में ट्रांसपोर्ट नगर से पीड़ित किसानों सहित स्पोर्ट्स सिटी के नाम पर 15 गांवों की जमीन, वर्ल्ड सिटी के नाम पर 7 गांवों की जमीन, काशी द्वार एवं वैदिक सिटी के नाम पर सैकड़ों हेक्टेयर जमीन, हवाई अड्डा विस्तार इत्यादि योजनाओं के नाम पर सरकार द्वारा औने पौने दाम पर हड़पने की करतूत पर विराम लगाने हेतु किसानों की निर्णायक किसान महापंचायत होगी। आज किसानों की एक आवश्यक बैठक हुई है। उसमें किसानों ने मोहन सराय किसान संघर्ष समिति के किसानों ने यह निर्णय लिया है कि 22 तारीख को नरेंद्र मोदी जी बनारस में आ रहे हैं। अपने संसदीय क्षेत्र में उनका चुनाव से पहले का ये चुनावी दौरा है और 17 तारीख को विपक्ष के जो चेहरा है राहुल गांधी जी आ रहे हैं। राहुल गांधी जी निश्चित तौर पे भूमि अर्जन एवं पुनर्वास कानून 2013 में जो लागू कराए हैं वो किसानों के व्यापक हितों में है। लेकिन किसान बनारस का किसान आज ट्रांसपोर्ट नगर का किसानों के वैधानिक हक के अधिकार पर डाका डाला जा रहा है। हाई कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं हो रहा है, मुख्यमंत्री के आदेश का अनुपालन नहीं हो रहा है। किसान यहाँ पे लाठी मई में चली और सैकड़ों किसान घायल थे, दर्जनों किसान जेलों में बंद थे और यहाँ का किसान लगातार संघर्ष कर रहा है। पूरे राष्ट्रीय मुद्दा बना हुआ है। उस बीच में राहुल गांधी जी अगर बनारस आ रहे हैं और किसानों के बीच में अगर नहीं आएंगे, किसानों के अन्नदाता के सवाल के साथ अगर नहीं खड़े होंगे तो निश्चित तौर पे ये हम लोग कह सकते हैं कि उनको कहीं ना कहीं या तो उनको गुमराह किया जा रहा है, उनके ही पार्टी के जो जिम्मेदार लोग हैं गुमराह कर रहे हैं, या तो राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से डर रहे हैं। तो ये राहुल गांधी को अब तय करना होगा कि वो किसानों के साथ खड़े रहेंगे या गुमराह होने जो कर रहे हैं लोग उनके साथ गुमराह होकर के यहाँ के किसानों की बिना नज़रअंदाज किए चले जाएंगे। अगर वो नज़रअंदाज करके चले जाएंगे, जो इतना ज्वलंत मुद्दा है जिस मुद्दे पे राहुल गांधी हमको लगता है कि दर्जनों बार ट्रांसपोर्ट नगर के किसानों से वार्ता कर चुके हैं और वो अगर नहीं आते हैं तो हम लोग ये मानेंगे कि वो विपक्ष के राजनीति करने लायक, विपक्ष के नेता लायक नहीं है, किसानों की रहनुमाई करने लायक नहीं है। इसलिए अब किसान राजनीतिक पार्टियों को ठोकर मार करके और अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा। और 22 तारीख को नरेंद्र मोदी जी भी अगर 22 को और 23 को जो बनारस में आ रहे हैं तो हम लोग ये अल्टीमेटम दे रहे हैं। आज पत्रक भी दिया जाएगा, उनके कार्यालय पर भी पत्रक दिया जाएगा, उनको ईमेल भी किया जाएगा कि 22 तारीख को या 23 तारीख को वो किसानों के प्रतिनिधिमंडल से वार्ता करें। क्योंकि बनारस में वैदिक सिटी के नाम पे, काशी द्वार के नाम पे, ट्रांसपोर्ट नगर पहले से प्रभावित है, स्मार्ट सिटी के नाम पे, फिर स्पोर्ट्स सिटी के नाम पे पूरे बनारस के किसानों की ज़मीन एक साजिश के तहत लूटी जा रही है। किसानों के वैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है। तो हम लोग पूरे बनारस के किसानों को संगठित करके अभी जिस तरह से एक पंचायत हुई है और यहाँ निर्णय हुआ है कि चुनाव का बहिष्कार होगा, तो चुनाव का बहिष्कार केवल बैरवन का किसान नहीं करेगा। जितनी योजनाएं हैं, हमको लगता है कि 40 गांवों में रजिस्ट्रियाँ जो बंद हो गई हैं, यहाँ 5 योजनाएं ऐसी आई हुई हैं जिनसे किसानों का ज़मीन लूटने की साजिश है। सबको इकट्ठा करके और बनारस का किसान व्यापक आंदोलन करेगा। और अगर विपक्ष हम लोगों के बात को नहीं उठाता है, विपक्ष हमारे साथ, विपक्ष का शीर्ष नेतृत्व बनारस आता है और हमसे नहीं मिलता है, तो विपक्ष को भी हम लोग ठोकर मारेंगे और नरेंद्र मोदी को भी ठोकर मारेंगे। और आगामी जो लोकसभा का चुनाव है, इन दोनों पक्ष को भी और विपक्ष को भी बहिष्कार करेंगे। और उनको उस बहिष्कार से पहले हम लोग 24 तारीख को, चूँकि 23 तारीख को मोदी जी चले जाएंगे, 24 तारीख को एक बड़ी किसान महापंचायत हम लोग पूरे बनारस के किसानों को मोहन सराय में बुलाएंगे। उसमें ट्रांसपोर्ट नगर के भी किसान रहेंगे, वैदिक सिटी के भी प्रभावित किसान रहेंगे, स्पोर्ट्स सिटी से भी प्रभावित किसान रहेंगे, काशी द्वार से भी प्रभावित जो योजना है उससे भी प्रभावित किसान रहेंगे। सबको बुला करके एक बड़ी पंचायत की जाएगी और बनारस में अब किसान आंदोलन की एक बड़ी लकीर खींची जाएगी। बड़ी पियरी न्यू गोलू स्वीट्स बहार का उद्घाटन किया गया।
बसंत पंचमी के अवसर पर बड़ी पियरी स्थित न्यू गोलू स्वीट्स बहार का भव्य उद्घाटन पियरी पुलिस चौकी के प्रभारी अमित शुक्ला के करकमलों द्वारा संपन्न हुआ। इस अवसर पर न्यू गोलू स्वीट्स बहार के अधिष्ठाता गोलू यादव ने बताया कि हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी से बने सभी प्रकार की मिठाइयां उपलब्ध हैं। इसके साथ ही हमारे यहाँ सुबह बनारस में पूरी, कचौरी एवं जलेबी का भी स्वाद क्षेत्र की जनता ले सकती है। हम अपने ग्राहकों को अच्छी क्वालिटी की मिठाइयां कम दामों पर उपलब्ध कराते हैं। इस अवसर पर मुख्य रूप से मदन लाल यादव, विजय यादव, बबलू यादव, पार्षद अवनीश यादव सहित कई अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। गोलू जी, क्या है, किस तरह का उद्घाटन किए, दुकान का क्या है खास? आज बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर आज अपने नए दुकान का उद्घाटन किए हैं गोलू स्वीट बहार, जो बड़ी पेरी गली चौराहा पे है। और यहाँ पे जैसे कि देसी घी का आइटम है, काजू का बर्फी है, काजू का आइटम है। खास क्या होगा आपके पास जिसको इस समय तो बहुत सी दुकानें हैं, लेकिन आप क्या खास लेकर के आए ग्राहकों के लिए? हम आइटम में जैसे कि रसगुल्ला है, काजू का आइटम है, बनारसी कचौड़ी है, सब सारे चीज़ एक से एक बढ़िया बनाया है जो लोग को पसंद आए और लोग को अच्छा टेस्ट लगेगा। यहाँ को बार आएंगे हमारे पास। आपका उद्देश्य है कि खाने में टेस्टी माल जो है, हाँ, खाने में टेस्टी हो, बढ़िया हो, सस्ता हो, सारा चीज़ है। क्या कहना चाहेंगे सम्मानित ग्राहकों को? सम्मानित ग्राहकों से ये कहना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में आए और खाएं और टेस्ट का स्वाद लें और एंजॉय करें। फुलवरिया क्षेत्र में बचपन प्ले स्कूल का उद्घाटन हुआ। कैंट थाना क्षेत्र के फुलवरिया में बचपन प्ले स्कूल का उद्घाटन बसंत पंचमी के दिन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर डॉ शशि भूषण तिवारी शामिल हुए। उन्होंने रिबन काटकर एवं दीप प्रज्वलन कर उद्घाटन किया। स्कूल के डायरेक्टर प्रवीण अग्रवाल ने बताया कि बचपन प्ले स्कूल एक राष्ट्रीय स्तर का स्कूल है, जिसमें 2 से 6 साल के बच्चों को स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से शिक्षा दी जाएगी। स्कूल में ऑडियो विजुअल रूम, ऑनलाइन क्लासेस, स्मार्ट क्लासेस एवं बेहतरीन स्पोकन पेन जो बच्चों से बात करती है, जिससे बच्चे खेल खेल में शिक्षा लेने का काम कर सकते हैं। इसके साथ ही स्कूल में एक्टिविटी रूम, जिम रूम भी है। इस स्कूल का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चे मनोरंजन के साथ साथ पढ़ाई पर भी फोकस करें। वाराणसी के ये 12 नंबर ब्रांच के उद्घाटन जो है फुलवारिया में जो आज हुआ है। बचपन प्ले स्कूल के पूरे देश में 1200 से भी ज़्यादा शाखा है। भारत के 400 शहर पे जो है बचपन प्ले स्कूल जो है मौजूद है। हम लोग पूरे भारत में 2 लाख के ऊपर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। 10,000 हमारे टीचर्स हैं। जहाँ तक बचपन प्ले स्कूल का सवाल है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्कूल है, जहाँ पे 2 से 6 साल के बच्चों को जो है फॉर्मल एजुकेशन के लिए तैयार किया जाएगा। यहाँ पे जो पढ़ाने का तरीका है उसमें हम लोग टेक्नोलॉजी भी यूज़ कर रहे हैं। बचपन प्ले स्कूल के किताब जो है, जो बुक्स है, वो बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास स्पीको पेन है। कोई भी कैरेक्टर पे उसको टच करवाएंगे, वो पेन जो है बोल पड़ेंगे। और उसके बाद हमारा जो ई लर्निंग फैसिलिटी है, जिसको स्मार्ट क्लास बोलते हैं, वो जैसे किताबों में जो कैरेक्टर्स है, जो चीज़ें हैं, उस हिसाब से सॉफ्टवेयर बनाया गया। जो इसकी हेड ऑफिस दिल्ली से है। मेरा नाम DC रॉय है। मैं नेशनल हेड ट्रेनिंग एंड सपोर्ट हूँ। ट्रेनिंग डिवीजन का हेड हूँ पूरे देश का, जो दिल्ली हेडक्वार्टर से मैं आया हुआ हूँ। और सबसे अहम बात जो है, यहाँ पे पेरेंट्स को भी जो है टाइम टू टाइम बच्चों के परवरिश प्रक्रिया के लिए एजुकेट किया जाएगा, शिक्षित किया जाएगा। आज किसके द्वारा उद्घाटन किया गया है और क्या मेरे फुलवरिया बचपन प्ले स्कूल का उद्घाटन डॉक्टर शशि भूषण तिवारी के अंतर्गत हाथों संपन्न हुआ है। और ये मेरा सौभाग्य है कि डॉक्टर साहब मेरे स्कूल का उद्घाटन किया है। और फिर ये तो एक इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट लेके हम लोग आ रहे हैं, जिसमें बच्चे एकदम जैसे घर से फ्री माइंड होके आएंगे और एकदम फ्री माइंड होके जाएंगे। यहाँ इन स्कूलों में बच्चों को किताबों का बोझ नहीं दिया जाएगा। वाराणसी में ये 12वां ब्रांच आप खोल रहे हैं, क्या रिजल्ट और आगे मिल पाएगा और कितना आगे? नहीं, रिजल्ट तो पॉजिटिव ही होगा, नो डाउट। रिजल्ट हर एक का पॉजिटिव ही होता है, बशर्ते आप कितना मेहनत करते हो, क्या करते हो, आप बच्चों को किस तरीके से शिक्षण संस्था देते हो, बच्चों को किस हिसाब से आप टाइट करते हो, प्ले कराते हो, डोनेट कराते हो, जो भी कुछ करते हो, उस हिसाब से रिजल्ट तो अच्छा ही आएगा। बशर्ते हमारे एक AV रूम में अगर बच्चा खेलते खेलते थक उग जाता है, तो हम उसको
वीडियो प्ले के माध्यम से बच्चों को सिखाते बचपन हैं। में एक खास बात स्कूल में देखा जा रहा है कि इसमें बोला जा रहा है किताबें भी बोलती हैं। तो ओके, यहाँ बचपन प्ले स्कूल का सबसे बड़ा खासियत है किताबें भी बोलती हैं। जैसे ए फॉर एप्पल, ए का फिगर बना हुआ है, उसके ऊपर एक स्पीको पेन हम लोग के पास होता है। अगर आप उसके ऊपर स्पीको पेन कर रखोगे तो स्पीको पेन पूरा डिटेक्ट करेगा कि उसमें क्या है। ए फॉर एप्पल है, बी फॉर सी फॉर कैट है, बी फॉर बॉल है, सब टोटल A to Z। क्या कहेंगे काशी की जनता के लिए? काशी की जनता को लेकर आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, और हर कोई माता पिता चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े। तो जाहिर सी बात है कि आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे तो अच्छा ही बनेगा। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बसंत पंचमी पर्व के अवसर पर परंपरानुसार बाबा विश्वनाथ का तिलकोत्सव हुआ संपन्न। जिला जज की अदालत खाली होने से गुरुवार को ज्ञानवापी प्रकरण पर नहीं हुई सुनवाई। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में काशी शब्दोत्सव का केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने किया उद्घाटन। और सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल व SBSS इंटर कॉलेज में विदाई समारोह हुआ आयोजित। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।